Audio Jungle। दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे आम चुनाव की घोषणा का आने का समय होता जा रहा है, वैसे वैसे देश की राजनीति गर्माती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री तो पूरे फुल फॉर्म में बीजेपी के प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं, केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री हैं, जो कि किसी भी चुनाव में को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो चंडीगढ़ का चेयरमैन इलेक्शन हो, चाहे वो आम चुनाव हो। चंडीगढ़ का चेयरमैन चुनने के लिए जिस स्तर तक भाजपा ने अपनी चालें चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे उनकी एक न चली और वहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी मेयर बनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही इस्तीफा देकर साइडलाइन हो गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम जजमेंट दिया, उससे आम जनता में उसकी महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक दलों को ये विश्वास हो गया है कि अभी भी संविधान में विश्वास कायम रखना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में अपना डिसीजन दिया और उस रिटर्निंग अफसर को जो फटकार लगाई, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी इंसाफ बाकी है, अभी इंसाफ की उम्मीद छोड़ना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है कि देश में संविधान का राज रहेगा, ना कि किसी बाहुबली का या किसी राजनीतिक दल का। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनावों में किसी भी प्रकार की जालसाजी या हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर था अनिल मसीह, उसके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है और बहुत जल्द ही उसकी सज़ा का ऐलान भी किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा ने चंडीगढ़ का जो मेयर चुनना था, उसमें संख्या बल ना होते हुए भी उन्होंने अपने कैंडिडेट को मेयर बनाने के लिए प्रिसाइडिंग अफसर अनिल मसीह को जानबूझकर वहाँ मुस्तैद किया या नियुक्त किया, क्योंकि वो पहले से ही अल्पसंख्यक सेल का महासचिव रह चुका है और भाजपा से सीधे सीधे कनेक्शन थे। वो पंजाब भाजपा का एक जाना माना भाजपाई नेता बताया जाता है। ऐसे में किसी खास पार्टी से जुड़े अफसर को रिटर्निंग अफसर बनाए जाने के पीछे भी भाजपा की मंशा साफ समझ में आ रही थी कि जैन केन प्रकार वो किसी भी तरीके से चेयरमैन के जो मेयर का चुनाव था, वो भाजपा के कैंडिडेट को जिताना था और वो इस मामले में काफ़ी सजग भी रहे और सफल भी रहे। भाजपा ने जिस तरीके से अपने नेता और रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के जरिए भाजपा के उम्मीदवार को मेयर बनवा दिया, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसाफ की मंदिर से जब हम उसका निर्णय होता है, तब वो किसी भी कंडीशन में किसी भी स्तर का साजिश कर ले, लेकिन अरदास लगाने वाले यानी फरियाद लगाने वालों को ज़रूर इंसाफ मिलता है। वैसा ही चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, आज वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त जो कैंडिडेट था, वो आज मेयर बन चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, तारीख तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐलान की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे भाजपा अपने जो दांव पेच है वो चलने से बाज नहीं आ रही है। तुरंत ही राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर यूपी में गए थे, ठीक उसी दिन केंद्र सरकार के इशारे पे उनके कांग्रेस पार्टी के जो खाते थे वो सीज कर दिए गए। जब बहुत शोर शराबा हुआ, तब जाकर 22 तारीख को
एक दिन बाद ही उन खातों को फ्रीज करने से मुक्त कर दिया गया और ये कहा गया कि 23 तारीख तक हम इंतज़ार करते हैं। और ये आरोप लगाया कांग्रेस ने कि उनके ऊपर 65 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है इतिहास में किसी राजनीतिक दल के चंदे पर इनकम टैक्स काटा गया है। आज से पहले कभी किसी राजनीतिक दल का चंदे पर किसी भी सरकार किसी की भी रही हो, आईटी और अन्य विभाग ने उनके इसे आय नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल इसे वो फंड मानते हैं जिसके जरिए वो अपनी पार्टी के जरिए जनहित के कार्यों में अपना पैसा लगाते हैं या पार्टियों के खर्चों को इसके हिसाब से चलाया जाता है। ये पहला मौका है कि कांग्रेस के ऊपर बैंक में जमा पैसे पर 65 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग ने इस पर हमला करते हुए और उनके 65 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। इस बात से कांग्रेस में काफ़ी हड़कंप मचा और उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध करते हुए ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो आज तक भाजपा ने कितना इनकम टैक्स अपने चंदे पे दिया है, ये वो प्रूफ कर दें, वो दिखाएं कि हमने इतने सालों में इतना इनकम टैक्स भरा है। ये सिर्फ एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बैंकों पर दबाव डलवाकर, ये विभाग पे दबाव डलवाकर कांग्रेस को निशाना बनाया गया कि 68 करोड़ रुपए की रिकवरी उनके खातों से कर ली गई है। दोस्तों, ये हाल ऐसे समय पे हो रहा है जबकि पूरे देश में आंदोलनकारी अपना केंद्र सरकार के खिलाफ में आंदोलनकारी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारें हैं प्रदेशों में वो उनके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। वो उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे वो दूसरे देश के सिपाही हैं या फौजी हैं जिन पे गोलियां और अश्रु गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस आंदोलन के चलते अब तक 2-3 किसानों की मौत हो चुकी है और काफ़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों में गंभीर होने की दिशा में भर्ती कराया गया है। ऐतिहासिक सीन नज़र आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन पे गोले और रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा तो दुश्मन के लोगों के साथ भी शायद ही कोई करता हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा के शासित राज्यों की सरकारें इन किसानों के ऊपर हमलावर हो रही हैं और साथ में एक तरफ किसानों से बात करने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ भाजपा का जो आईटी सेल है उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और जाने क्या क्या कहकर उनके बदनामी करने में जुटा है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि किसानों के बारे में, किसानी करने वालों से संबंधित हैं, वो भी आज किसान को आतंकवादी और बिजनेसमैन बताते हुए उनके ऊपर हमलावर है। लेकिन किसानों के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि सबसे बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ केंद्र सरकार और कृषि मंत्री हमसे मिलने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी में बता दूं कि 2020 में भी किसानों ने 1.25 साल तक धरना प्रदर्शन किया। उनके लगभग 700-750 किसानों की शहादत उस आंदोलन के तहत हुई। लेकिन सरकार की तरफ से ना तो सरकार की तरफ से कोई उनके लिए संवेदना प्रकट की गई और ना ही देश के प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को किसानों का सबसे हितैषी बताते हैं, ना उन्होंने भी कोई संवेदना प्रकट नहीं की। बल्कि वो जो वादे किए थे उस आंदोलन को तुड़वाते समय, वो आज तक सब जुमले साबित हो रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ा अफसोस तो इसी बात का है। आज जब हम 2 साल बाद फिर से केंद्र में सरकार से मिलने, प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, उनके रास्ते में बैरिकेडिंग की जा रही है और पुलिस और सेना के लोग उनको मारने पीटने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, जिस किसान को प्रधानमंत्री मोदी अन्नदाता कहकर सम्मान निधि दे रहे हैं, उन्हीं किसानों के साथ में उनके आँख के नीचे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और साथ ही उनको खालिस्तानी और आतंकवादी घोषित करने में यहाँ देश का मीडिया, गोदी मीडिया, जो मेन मीडिया, वो उनको आतंकवादी के रूप में प्रतिस्थापित करने में रात दिन जुटा है। जिस तरीके से इस समय हालात हैं कि किसानों के ट्विटर अकाउंटों को भी सरकार ने दबाव डलवाकर बंद करवा दिया है। इस बात का खुलासा तो एलन मस्क, जो कि ट्विटर सोशल नेटवर्क के मीडिया के मालिक हैं, उन्होंने साफ पोस्ट में लिखकर कहा कि हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हमें भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप किसी भी आंदोलन की फ़ोटो या न्यूज़ आप अपने यहाँ रोक दें, बंद कर दें। उसमें चाहे किसान हो, पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उनकी पोस्ट अपने यहाँ पर रोक दें। लेकिन एलन मस्क ने इस बात पे भी खुलासा किया कि आप सरकार के आदेशों का हमें पालन करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि किसी देश की सरकार के आदेश का पालन न करना यानी हमारे अपने कर्मचारियों के लिए परेशानी पैदा करना है। हम अपने कर्मचारियों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने एलन मस्क को आदेश दिया है, एलन मस्क ने भी उसी भाषा में उनको जवाब दिया है कि हम कानूनी सलाह इस मामले में ले रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में उनका एक मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से इंडिया में पोस्ट पर रोक लगी हुई है, लेकिन दुनिया के हर किसी दूसरे देश में उनके पोस्ट देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। इस तरीके से एलन मस्क ने कहा कि वो बोलने और अपने भावनाओं को प्रदर्शित करने की आज़ादी का सम्मान करते हैं। ये सरकार के आदेश की वजह से हम पोस्ट इंडिया में रोक रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। जिस तरीके से भारत सरकार अन्य विपक्षी दलों के साथ में बर्ताव कर रही है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे सहमत भी नहीं हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मोदी सरकार अपने विपक्षी दलों के आमने सामने इतना बाधाएं इकट्ठा कर रही है, वो धन बल और साथ में जांच एजेंसियों के सहारे अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ में एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रही हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के रास्ते में अड़चनें लगाई गईं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार बुरी तरीके से इन आंदोलनों से और न्याय यात्रा से काफ़ी घबराए हुए हैं। और उनको सबसे बड़ा खतरा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से है, और ख़ास तौर से राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी जनता में जाकर जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को आप वोट करें। वो सिर्फ जनता को जागरूक कर रहे हैं कि बेरोजगार युवा अगर नहीं चेता तो वो आगे चलकर उसके हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। आप दिन भर आप चाहेंगे रोजगार, सरकार कहेगी मंदिर, और आप कहेंगे भ्रष्टाचार तो कह देगी कांग्रेस। इस तरीके से भटकाने वाली नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग भ्रष्ट हैं, दूसरी पार्टी में भ्रष्ट हैं, वो अगर भाजपा में आ जाते हैं तो वो साफ पाक हो जाते हैं। यानी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर मोदी भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाकर वो पूरी तरीके से सदाचारी हो जाते हैं। कदाचारी, जो कदाचार होता है, उनका पाप होता है, उनका भ्रष्टाचार होता है, वो सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को